जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त सत्ता पक्ष, विपक्ष और देश को जिस बात की प्रतीक्षा थी वो वक्त बिल्कुल नजदीक खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में अपनी सरकार के विरुद्ध आए अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा चली 20 घंटों से अधिक की, उसका उत्तर देने वाले। और कहा जा रहा है कि भाई ये वे फाइनल शेप देंगे इस डिबेट को। एक उसका कल प्रधानमंत्री ने एनडीए की बैठक में कहा था कि आखिरी गेंद पर छक्का मारना है, आखिरी बॉल पर छक्का मारना है। उन्होंने राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक के पारित होने को कहा था कि सेमीफाइनल जीत लिया, अब अविश्वास पर आखिरी गेंद पर छक्का मारना। तो छक्का मारने के लिए आखिरी गेंद पर नरेंद्र मोदी उपस्थित था। मैं सुबह जब आप लोगों से बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि अब मेरी रुचि केवल इस बात में है कि नरेंद्र मोदी को सुनने के बाद लोकसभा में विपक्षी दल अपने द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की मांग करेंगे या बहिर्गमन करेंगे, बस इतनी रुचि है। सत्ता पक्ष चाहेगा कि मतदान हो जाए ताकि रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए कि आपके पास क्या था, हमारे पास क्या है, सबका बटुआ खुल जाए, भ्रम नहीं रहे। जैसे राज्यसभा में बटुआ खुल गया 102 और 131। लेकिन मेरी राजनीतिक समझ कहती है कि विपक्ष बहिर्गमन के रास्ते को चुनेगा। इतना साहस मुझे दिख नहीं रहा, और अगर है साहस तो अभी घंटे 2 घंटे में पता लग जाएगा, तो फिर जय जय। अगर लड़े हैं तो नतीजे तक रुकिए। ये नहीं कि भाई अपना वो हुआ और उसके बाद विकेट ही उखाड़ के चले गए, बोले नहीं अब हम जा रहे हैं मैदान छोड़ के। नहीं, रुकिए और मैच के परिणाम को स्वीकार कीजिए। क्या ऐसा होगा? नहीं। नरेंद्र मोदी के भाषण क्षमता पर शायद ही किसी को संदेह हो। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद और सुषमा स्वराज के बाद भाजपा के पूरे जीवन काल में जो सर्वोत्तम वक्ता हुए उनमें नरेंद्र मोदी हैं, और इस बात से विपक्ष भी अवगत है। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता किस विपक्ष वालों की भी कोई बहुत उत्सुकता होगी कि मोदी जी, कि वो जानते हैं कि भाई ये शुरू करेंगे तो इटावा के कलेक्टर ओयो हयूम ने जब कांग्रेस की स्थापना की थी वहां से बात शुरू करेंगे और यहां तक सारा कुछ अनावृत हो जाएगा। तो बड़ा सवाल खड़ा होगा कि फिर हासिल क्या हुआ? क्या इतने भर के लिए इतनी बड़ी कवायद हुई कि प्रधानमंत्री जी बोले? अरे भैया, वो केवल वही नहीं बोलेंगे जो आप बुलवाना चाहते हो, उसके साथ जो अतिरिक्त अलग बोलेंगे वो तो आपके लिए गले में फंस जाएगा। तब क्या ये राजनीतिक चातुर्य है विपक्ष का या उसकी रणनीतिक चूक? ये बड़ा प्रश्न है, और ये कल आज शाम मोदी जी के जवाब के बाद यही प्रश्न हवा में तैरेगा कि क्या पाया। इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी कवायद करने के बाद पाया क्या? आज जब दिल्ली सेवा अध्यादेश विधेयक वाला मसला था तो अमित शाह ने वहां राज्यसभा में कहा था ना कि भाई हिम्मत है तो इस विधेयक को गिरा दो, हम मान लेंगे विश्वास खत्म हो गया सदन का हम में। और यही बात, इसी ढंग की बात कल भी कही उन्होंने लोकसभा में कि देश का भी विश्वास है और सदन का भी विश्वास है मोदी की सरकार में। एक बार कल अमित शाह कह चुके। और मणिपुर पर करीब 40 मिनट वो बोले हैं अपने 120 मिनट के भाषण में अमित शाह। तो देश के गृहमंत्री के नाते जितने किस्म के प्रश्न और उनके उत्तर हो सकते थे वो कल दे दिया अमित शाह जी ने।
तो प्रधानमंत्री के पास तो राजनीतिक संदेश देने की ही जिम्मेदारी है। जहां से अमित शाह ने खत्म किया उसके आगे प्रधानमंत्री को संदेश देना है। और ये भी बात है कि प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव हो या विश्वास प्रस्ताव हो, लोकसभा में प्रधानमंत्री अंतिम वक्ता होते हैं। उसके बाद उनके भाषण पर आप कुछ सदन के भीतर भाषण नहीं कर सकते, कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते। तो फिर तो इसके लिए आप मानकर चलिए कि वो सबको लपेटेंगे। 2018 का जो अविश्वास प्रस्ताव है उसका भाषण याद कर लीजिए, उसका अपग्रेडेड वर्जन 2023 के अविश्वास प्रस्ताव पर नरेंद्र मोदी भी दिखाएंगे। बड़ी विचित्रता है, एक तरफ कांग्रेस ने पूरी अपनी रणनीति इस बात पर केंद्रित रखी, और यह कांग्रेस क्या कमोबेश पूरे विपक्ष ने, कि प्रधानमंत्री सदन में आए, हम इसके लिए लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब हाउस में खड़े होकर कहते कि भाई प्रधानमंत्री के हाउस में आने से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो भगवान है। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि कोई भगवान है। आपने ही कहा कि हम इतना जो कुछ भी व्यूह रचना कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि मोदी जी सदन में आए और बोलें। फिर आप ही सवाल उठा रहे हो कि वो आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। ये थोड़ा अंतर विरोध हो जाता है। इस अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष को क्या हासिल हुआ? अमिताभ जी जी, ए.के. मिश्रा मेरा नाम है, शर्मा पता नहीं क्यों आज आप बोल रहे हैं। ओह, ए.के. मिश्रा, जी 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 जी, ये जो विश्वास प्रस्ताव है जी, कोई बात नहीं जी, होता क्या है ना कि विपक्ष की थोड़ा स्थिति समझिए। 2014 में जब लगातार घोटाले हो रहे थे, 2013 की बात, ये लोग इतने आश्वस्त थे कि इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने बोला भाई सरकार हमारी बनेगी, बीजेपी आएगी तो साल 2 साल में वो निपट जाएगी। 2019 में भी यही हुआ। इनको लग रहा था कि बीजेपी स्टेबल हो ही नहीं पाएगी। रहते इनको हिस्टीरिया पड़ते हैं पॉलिटिकल, अरे बीजेपी की सरकार गिर गई, इस तरीके के इनको दौरे पड़ते हैं। जब ये दौरे पड़ेंगे तब जी अविश्वास प्रस्ताव लाओ, यानी 6 महीने 8 महीने बाद चुनाव है, ये उसका इंतजार नहीं करेंगे। ये इनका एक कुत्सित प्रयास है, असफल प्रयास है। ये कर लो जी, वैसे कर लो, आज सरकार गिर गई, कल सरकार गिर जाएगी, ये कर देंगे तो सरकार गिर जाएगी। 10 साल में इन्होंने सारे घोड़े खोल लिए हैं। सिर्फ और सिर्फ ये इसका मंशा ये है कि कैसे और कितने जल्दी प्रधानमंत्री मोदी से बीजेपी की इस सरकार से छुटकारा पाए। इनको न देश से मतलब है, न मुद्दों से मतलब। कभी हाँ बोलेंगे, कभी ना। जो आपने बोला सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री को लाओ जी, फिर बोलेंगे प्रधानमंत्री आ जाएंगे तो क्या होगा, आए या ना आए। तो ये कंफ्यूज्ड है, कभी नाम बदलते हैं। यूपीए 10 साल जो सबसे सक्सेसफुल अलायंस इनका रहा, उसका नाम इन्होंने बदल दिया I.N.D, यानी इंडिया में भी इन्होंने डॉट 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 लगा दिया, सेपरेशन कर दिया। कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये इस मेंटल स्टेट ठीक है मिश्रा जी, जी मैं दोबारा आता हूं आपके पास, दोबारा आता हूं। प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन शुरू कर दिया है लोकसभा में, और उन्होंने अपनी बात, जगदीश जी आपके पास आ रहा हूं, वहां से शुरू की। उन्होंने कहा भाई विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ रहता है। 18 में लाए थे तो 19 में और बड़े बहुमत के साथ जनता ने हमको भेजा। अब फिर 23 में लाए हैं, हम मानकर शायद विपक्ष ने तय कर लिया कि 24 में फिर एनडीए को बड़े बहुमत के साथ आना है। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि भाई 18 में जो अविश्वास प्रस्ताव आया था उस वक्त मैंने कहा था कि ये विपक्ष का फ्लोर टेस्ट है, और उस वक्त विपक्ष अपने को भी एकजुट नहीं रख पाया। वैसी ही परिस्थिति 23 में है। जगदीश शर्मा जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री लोकसभा में। देखिए अमिताभ जी, मैं सब बात सुन रहा था, आपकी भी और मिश्रा जी की भी सुन रहा था। भाई मुंगेरी लाल के सपने देखना सबका अधिकार है, हम उस पर बैन नहीं लगाएंगे। जो आप 14 की और 19 की बात करते हैं ना, जब समय कुछ और था, समय कुछ और था। मोदी जी ने ये कहा था कि मैं अच्छे दिन लाऊंगा, कि पेट्रोल डीजल सस्ता कर दूंगा, महंगाई कम कर दूंगा, किसान की डबल आय कर दूंगा, व्यापार बढ़ा दूंगा। ये सब बातें थी और लोग चाह रहे थे सब कुछ हो, क्योंकि लोग तो चाहेंगे ना कि अच्छा प्रधानमंत्री, अच्छे काम हो। और रही दूसरा सवाल जो आप कह रहे थे, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बड़े बुद्धिजीवी, राजनीतिक ज्ञान भी रखते हैं, सबको पता है। मैं मिश्रा जी को भी कोट करना चाहता हूं, हम सरकार गिराने नहीं गए थे, हम उस प्रधानमंत्री को जगाने गए थे जो कई सालों से सोया हुआ था।
जब बेटों के साथ अत्याचार होता पहलवान बेटी को और ब्रिज जैसा गुंडा आदमी प्रधानमंत्री मौन थे। जब इन्हीं के मिनिस्टर ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई तो मौन थे। जब इन्हीं की सरकार में उत्तर प्रदेश में मां बेटी को इनके अफसरों ने जिंदा जला दिया तो मौन थे। प्रधानमंत्री को जगाना बहुत जरूरी था। ठीक देख दीजिए, ठीक, दोबारा में आते हैं। आप बात आ गई कि जो बात सब कह रहे हैं वही आपने कही, कांग्रेस में हम प्रधानमंत्री को जगाने आए, ठीक है, वेकअप कॉल है, ठीक है, अच्छी बात। मुझे लगता है, अभिषेक जी का भी स्वागत है, अभिषेक वाजपेयी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनका स्वागत। मुझे लगता है थोड़ा सब लोग हिम्मत करो, भाजपा सपा बसपा कांग्रेस जितने भी पार्टियां हैं जिनकी सरकार है कहीं, और एक नियम बना लें जहां स्त्री के साथ अत्याचार हो, पहले सामूहिक बलात्कार, निर्वस्त्र करके ही बार, अधीर रंजन जी निर्वस्त्र पर ज्यादा जोर दे इसलिए मैं कह रहा हूं, हो 14 साल की बिटिया, फिर उसको जिंदा भट्टी में डाल के फूंक दिया जाए। इस घटना से लेके ऐसी घटना देश में कहीं घटे, मणिपुर में घटे, चाहे राजस्थान में घटे, चाहे कहीं घटे, एक पैमाना तय कर लो कि प्रधानमंत्री बोलेंगे सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी, वो गहलोत की हो वो मणिपुर वाले की हो, इससे फर्क नहीं। तैयार हो अगर हैं तो आओ, अभी तय कर लेते हैं इस बात को। अभिषेक वाजपेयी जी, ठीक बात है ना, नपना एक कर लो कि प्रधानमंत्री दखल देंगे जहां ऐसी घटना घट जाएगी, ठीक, फिर स्टालिन की सरकार हो वो भी जाएगी, ममता जी की हो वो भी जाएगी, नीतीश की हो वो भी जाएगी, अच्छा पीएम की हो वो भी जाएगी। अरे रुक जाओ भाई, प्रधानमंत्री की सरकार में कानून व्यवस्था राज्यों का विषय है, ये समझ लीजिए। पहले आप थोड़ा वो संविधान, मुझे पूरा ज्ञान है, नया नया नहीं है, ज्ञान नहीं, रुक जाओ, नया नया अरे रुको भाई, आपका पैमाना रुकिए भाई, हमें मंजूर है, मैं बोल रहा हूँ, बताइए आगे क्या करेंगे। अरे रुक जाओ भाई, बिहार में एक महिला को पूरे गांव ने निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया, अभिषेक जी, क्या जो स्थिति मणिपुर में बनी वही बिहार में बनी। मणिपुर में इंसर्जेंसी है, बिहार में बिना इंसर्जेंसी के वो घटना बन गई। क्या इस अविश्वास प्रस्ताव की इतने घंटों की बहस से ये हम देश को ये मिल सकता है कि नारी अपराध, नारी के विरुद्ध अपराध पर एक नपना हो जाएगा? क्या एक सी सजा उस राज्य सरकार को मिलेगी, उस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री को मिलेगी, किसी पार्टी को हो। अभिषेक जी, धन्यवाद आदरणीय अमिताभ जी। सुनने में तो बड़ा अच्छा सा लगता है जी, लेकिन अभी आपने बात कही जब एक ही नपने की जी, तो जब जनता के मैंडेट को ही नहीं माना जाता है तो कौन से नपने की आप बात करते हैं? आपको याद दिला दो कि अगर मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस को बाकायदा जनता ने मैंडेट दिया, कैसे जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई गई, तो या किसी से छुपा हुआ नहीं है, मैंडेट दिया गया, कुछ लोगों ने बाकायदा सब जगह पे गठबंधन करके एक सरकार चल रही थी। कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 2024 को देखते हुए कैसे सरकार तोड़ी और जिनके ऊपर दोष देते थे, भ्रष्टाचारी हैं, पापी हैं, बहुत सारे चीजों से नवाजा जाता था उनको, आज वो भारतीय जनता पार्टी में आकर के वो दूध के धुले हो गए। तो कौन से नपने की बात? देखिए, नपने की बात तो उस जगह पे होती जब हम जनता के मैंडेट को, जनता के आशीर्वाद को हम पूर्णतः समर्थन दे और माने उस चीज को, तो बात आती है। अब बात आती है फ्लोर टेस्ट की। फ्लोर टेस्ट देखिए, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पहले तो प्रधानमंत्री जी कहते थे, जब आज स्वयं प्रधानमंत्री हैं तो उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है। जब आदरणीय मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे तो वो कहते थे गूंगों की तरीके से चुपचाप रहते हैं वो। आज प्रधानमंत्री जी क्या है, वो क्यों नहीं प्रतिक्रिया करते हैं? जब महिलाओं से लेकर, ठीक है, दोबारा मैं लौटूंगा, इमरान लतीफ के पास भी चलूंगा। ये इच्छा जितने लोगों की है, राजनीतिक नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, प्रधानमंत्री जी मोने आज 1.5 घंटे से ज्यादा बोलेंगे, क्या तबीयत भर के सुन लीजिए, जी भर के सुन लीजिए, ठीक। ये सवाल फिर कल से बहस में नहीं उठा, प्रधानमंत्री बोले नहीं, खूब बोलेंगे, सब विषय पे बोलेंगे, सच बोलेंगे। अब यार मेरे शो में रनिंग कमेंट्री नहीं होती जगदीश जी, ठीक। आप पहली बार आए, जब आपसे पूछे तब रनिंग कमेंट्री मेरे शो में नहीं। इमरान लतीफ, आपकी पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा इसी हफ्ते। आपने कहा था 2024 का आपके सबसे बड़े नेता ने, अरविंद केजरीवाल ने, 2024 का सेमीफाइनल है राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक, क्या
वहीं से देश में मैसेज चला जाएगा कि भाजपा चली गई, 24 में नहीं आएगी। एक जगह नहीं कहा अरविंद जी ने, ये बात कई जगह कही, जहां भी गए वो पिछले कुछ दिनों में यही बात दोहराई। उसका सेमीफाइनल का रिजल्ट आउट हो गया, आज फाइनल का रिजल्ट आना है। नहीं, अब 24 को कैसे देखें उसी अरविंद जी की कसौटी पर। इमरान भाई। देखिए अमिताभ जी, जी आपको नमस्कार, जी सब साथी पैनल को नमस्कार। जहां तक आप जिस विधेयक का जिक्र कर रहे हैं और जिस तरीके से देश के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले को पलटकर अपनी वाहवाही करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, ये देश की जनता देख रही है। और ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे बड़ी अदालत भी देश की जनता ही होती है। एक चुनी हुई सरकार को पंगु बनाकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली में सत्ता हथियाना चाहती है। ये एक नया तरह का प्रयोग है कि जब तो आपने उसको सेमीफाइनल क्यों बताया था? क्यों बताया था सेमीफाइनल? ये तो आप ही ने बोला था, अरविंद जी ने बोला था ना। नहीं बताना चाहिए था सेमीफाइनल, जब आपको पता था हार जाएंगे। काहे को बताए सेमीफाइनल? जनता के सामने। अरे जनता के लिए नहीं भाई, राज्यसभा के लिए बोले हैं सेमीफाइनल। अरविंद, मैं वही तो निवेदन कर रहा हूं। तो क्या आप लोकसभा चुनाव नहीं होने देंगे क्या? अरे मैंने क्या कहा? आपने क्यों बोला सेमीफाइनल? अब आप कह रहे हो कि मामला वहां का था ही नहीं, संसद का मामला तो जनता की अदालत का है, लेकिन आपने उसको सेमीफाइनल बताया। मैं वही तो निवेदन कर रहा हूं। मेरा प्रश्न हुआ, मैं तो बता रहा हूं सेमीफाइनल हुआ। ये बात किसने कही थी कि ये बिल गिर जाएगा राज्यसभा के अंदर? क्या एक बार भी ये स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया? केजरीवाल ने कहा अब गलत बात। अमिताभ जी कम से कम बात रखने का मौका दीजिए, बात रखने का मौका दीजिए, सेकंड का मौका, जी। ये बात किसने कही थी? ये नंबर गेम है, ठीक है, लेकिन ये बात हुई थी कि ये सेमीफाइनल है। आज भी हम इस बात को कह रहे हैं। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के इस काले प्रयास को देखा है कि किस तरीके से देश की सबसे बड़ी अदालत के संविधान पीठ के फैसले को पलटा गया, किस तरीके से चुनी हुई सरकार के अधिकारों को छीना गया। जनता ने जो फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाकर दी थी, उस फैसले को भारतीय जनता पार्टी ने पलटने का काम किया इस काले बिल के जरिए। तो जनता के फैसले को भारतीय जनता पार्टी ने आज पलटा है। कल जनता 2024 भारतीय जनता पार्टी को पलटेगी। ठीक, तब हम बताएं। ठीक है इमरान, ठीक। मैं ओपी सिंह के पास चलूं उससे पहले एक बात कह दूं ताकि तथ्य दुरुस्त रहे, तथ्यों में हेरफेर नहीं हो। अरविंद जी, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, केसीआर जहां भी मिलने गए इस विधेयक को लेकर, उन्होंने वहां ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव लखनऊ, उस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सारे विपक्षी दल एकजुट होकर राज्यसभा में भाजपा को हराएंगे। क्या? और वो सेमीफाइनल होगा, वहां से मैसेज जाएगा देश में, भाजपा गई, 24 में नहीं आ रही। ये बोले हैं। ठीक, शब्द गायब नहीं हो सकते आज के दौर में, वो रहेंगे हमेशा। फिर क्यों नहीं हराया? आप कह रहे हो कि गणित तो हमको पता ही था, तो पता था तो फिर क्यों बोले? नहीं बोलना चाहिए था ना। ये बोलना चाहिए था हमको राज्यसभा लोकसभा से नहीं, हम तो जनसभा में ही जाएंगे सीधे, तो ये बोलना चाहिए था। इसलिए मैं कहता हूं तथ्यों को देखकर उत्तर दीजिए। ओपी सिंह जी, प्रधानमंत्री लोकसभा में कह रहे हैं कि अधीर रंजन बाबू के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। उनका कांग्रेस पार्टी ने क्या हाल कर दिया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी का क्या हाल कर दिया। इस अविश्वास प्रस्ताव से भाजपा को क्या हासिल हुआ और विपक्ष को क्या हासिल हुआ, क्या लगता है आपको? अमिताभ जी, 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी, तो 5 साल तक जनता ने देखा कि इस सरकार ने काम क्या किया और फिर 2019 में उसके आधार पर चुन लिया। 2019 से लेकर अब तक जो सरकार ने काम किया, जो विपक्ष का मुद्दा है, जो रोल है, वो 7-8 महीने बाद फिर 2024 में होने वाला है। और ये जो लोकसभा के अंदर ये जो 2-4 दिन से चल रहा है,
इसमें भी जनता की बड़ी रुचि है, कौन किस विषय पर क्या बोलता है, उसका अर्थ क्या है। लेकिन जनता ये भी जानती है कि कौन दल किस विषय पर किस प्रकार से राजनीतिक लाभ लेना चाहता है। मैं अपने को भी कह रहा, ऐसा नहीं है कि मैं विपक्ष को कह रहा, मैं अपने को भी कह रहा। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, मैं उससे पूर्ण रूप से सहमत हूं। केंद्र में चाहे मेरी सरकार हो और प्रदेश में चाहे जिसकी भी सरकार हो, उस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जनता ये बखूबी देखती है कि कानून व्यवस्था स्थापित करना उस राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, और इसीलिए जनता आपको चुनती है। अब ये हुआ साहब कि अगर उत्तर प्रदेश में हुआ तो बवाल, राजस्थान में हुआ तो हम चुप, पश्चिम बंगाल में हुआ तो हम चुप, मणिपुर में हुआ तो हम हल्ला मचाएंगे, बिहार में हुआ तो हम चुप। दूसरी जगह अरे भाई पैमाना एक रखो, नारी का यदि कहीं भी चीरहरण होता है, चाहे राजस्थान में होता है, चाहे बिहार में होता है, चाहे मणिपुर में होता है, उस पर सबकी भावनाएं एक होनी चाहिए, न कि उस पर राजनीति होनी चाहिए। अब बात आई केजरीवाल की, केजरीवाल बेचारे ने अगर सही बात कह दिया तो फिर इसमें काहे का डिबेट। उन्होंने सीधे सीधे कहा था, अभी तो एक की आपने चर्चा की, उन्होंने कहा था, बहुत अच्छी तरह से इंटरव्यू दिया था, कहा नहीं था, चैनलों को इंटरव्यू दिया था कि यदि दिल्ली सेवा अध्यादेश हमारी में हार होती है तो ये 2024 का सेमीफाइनल है। फिर उन्होंने कहा था कि यदि अविश्वास प्रस्ताव में लोकसभा में हमारी हार होती है तो ये 2024 का, वो बेचारे गलत क्या बोल दिए, तो कुछ नहीं बोले, उनको पता है, आपको भी पता है, इस पर डिबेट में बैठे उनको भी पता है, और पूरे देश की जनता को पता है कि 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है। अब भैया जब आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए हो, जैसे आप दिल्ली सेवा अध्यादेश लाए थे तो आपने राज्यसभा में वोटिंग किया, अविश्वास प्रस्ताव ले आए हो, उस पर भी वोटिंग करो। रही बात विद्वान वक्ताओं की बोलने की, तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस देश के अंदर, बाकी तो सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो उसके जब महान नेता ने, जननायक ने, पहले ही कांग्रेस ने कह दिया, कल जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी लोकसभा में दहाड़ेंगे। अरे भैया सब लोग टीवी पर चिपके थे कि जननायक क्या दहाड़ेंगे, कहीं भूकंप न आ जाए। तो दहाड़ा तो तीन बातें सामने आई। पहली बात सामने आई कि भारत माता की हत्या हो गई, दूसरी बात आई कि रामायण का ज्ञान उनको कितना है, और तीसरी बात जो आई वो अपनी आदत के मुताबिक वो फ्लाइंग किस करके बाहर चले गए, राजस्थान चले गए। तो ये सारा जो रंगमंच पर हो रहा है, छोड़िए अब किस को छोड़िए, और ठीक है ओपी सिंह जी दोबारा में आएंगे, दोबारा में आएंगे, ये भी जनता जानती है। तो ये AK मिश्रा जी, ओपी सिंह जी दोबारा में आएंगे। मैं सब सारे लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, अभी घंटे भर का सस्पेंस है, बस जितनी देर प्रधानमंत्री बोलेंगे उसके बाद स्पीकर पूछेंगे वोट के लिए। आपकी समझ क्या कहती है, विपक्ष वोट पर जाएगा कि नहीं हाउस में? क्योंकि शक्ति और सामर्थ्य वहीं से पता लगेगी, भाषण से तो किसी की शक्ति सामर्थ्य पता नहीं लगती। भाई भाषण तो एक सदस्य वाला पार्टी भी अच्छा देगी, कहेगी मेरे साथ 124 करोड़ लोग, 150 करोड़ लोग हैं, लेकिन संख्या कहां है ये तो वोट से पता लगेगा। अमिताभ जी, भाषण आपने बोला, दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष के पास भाषण देने की भी कला नहीं है। मैं तो संतुष्ट नहीं रहता हूं जिस हिसाब से ये मुद्दों को उठाते हैं और जो तर्क देते हैं, जो गंभीरता होनी चाहिए। अभी क्या सही है क्या गलत है मुझे पता नहीं, वो फ्लाइंग वाली पता नहीं क्या अफवाह बात उड़ रही है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है ना, ये एक बड़ी अजीब कहानी सुनाते हैं चौथी पास राजा के। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल हर किसी से चौथ वसूलने में लगे रहते हैं। दिल्ली सेवा बिल पे इन्होंने कांग्रेस से चौथ जबरदस्ती वसूलने की कोशिश की कि हमें फेवर करो। सारे लोगों से इन्होंने बोला चौथ वसूलने की कोशिश की, हमें फेवर करो। तो एक कहावत है हमारे आपके गांव एरिया में कि चौबे चले थे छब्बे बनने, दूबे बन के लौटे। कहाँ मुख्यमंत्री थे, अब क्लर्क बन के बैठ गए हैं। और ये भी एक विपक्ष के एक धड़े हैं, एक अवयव है।
यही हालत कमोबेश कांग्रेस की है, यही हालत और लोगों की है। इनको इंडिया के बारे में तो पता है, भारत के बारे में पता नहीं। और वोटिंग अभी हो जाएगी, अगर हिम्मत है तो वोटिंग करें, रिजल्ट आ जाएगा सामने। ठीक बात। जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है विपक्षी शिविर में। क्या कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब के बाद, प्रधानमंत्री के उत्तर के बाद जो एक प्रक्रिया होती है कि भाई प्रधानमंत्री का, नेता सदन का उत्तर हो गया, उसके बाद वोट हो, ठीक, क्या वोट पर जाएगी, वोट डिवीजन मांगेगी या नहीं मांगेगी? देखिए अमिताभ जी, आपने कहा कि आप बहुत राजनीति को समझते हैं। मैं सुन रहा था आपकी बात, आप बहुत समझदार आदमी, आप ही समझ लिए। हमें पता कि हमारे पास इतनी वोट नहीं है, पर मुद्दा ये नहीं था कि वोट पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी। मुद्दा ये था जो प्रधानमंत्री का मौन था अत्याचार के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, लाचारी के ऊपर, कि प्रधानमंत्री को बोलना तो पड़ा। उन्हीं की बेटियों की मैंने बार बार बात करी, बेटी हमारी नहीं थी, उन्होंने कहा था मेरी बेटियों तुम घर भी आना, उनके घर के पास बैठी रही, हम मुद्दा उठाते रहे और प्रधानमंत्री चुप रहे। मैं यही कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, नैतिकता भी बनती है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री है। किसी भी राज्य में कोई आग लग रही है, किसी भी राज्य में कोई अत्याचार हो, प्रधानमंत्री उस मुद्दे में जाएं, बात करें, मौन ना हो जाएं। और हमारे देश का मुखिया तो 9 साल से मौन हो रहे हैं, आज कोई पहली बात थोड़ी है। यही एक बड़ी जीत है कि हमने प्रधानमंत्री को बोलने पे मजबूर तो किया। मैं एक मिनट रुक जाओ, आपने बताया कि कांग्रेस इस बात से संतुष्ट है। समय कम दिया मुझे, नहीं अच्छा, मैं चुप रहा था, नहीं बोलिए, मुझे अपनी पूरी बात करने दे। और प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे आप भी सुनेंगे और मैं भी सुनूंगा, सिवाय झूठ के और गुमराह करने के कुछ नहीं करेंगे। क्या प्रधानमंत्री ये बोलेंगे कि चाणक्य को मैंने भेजा, मुख्यमंत्री मेरा था, हम फेल हो गए, हम नैतिकता के अमित शाह का इस्तीफा लेंगे या मोदी जी इस्तीफा देंगे? इसको बोलेंगे तो मैं समझूंगा। अब रुक जाओ, आगे बात। मैं देश की बात ना भी करूं, इसी मणिपुर में नरसिंह राव जी के टेन्योर में सैकड़ों लोग मारे गए, हिंसा हुई, जब सैकड़ों, क्या नरसिंह राव जी तो नहीं गए? वो तो आपको दोबारा अवसर देंगे, तब तक उसको दिमाग में रखिए, ठीक, वो तो नहीं गए। शंकरानंद को भी नहीं जाने दिया, न शंकरराव चौहान को भी नहीं जाने दिया जो उनके गृह मंत्री थे। राजेश पायलट डिप्टी थे, उनसे बोले तुम घूमे आओ, सचिन पायलट के पिताजी। तो राजेश पायलट गए, कुल 3 घंटे, उसमें भी लंच में 1.5 घंटा लग गया, क्या बाकी बचा 1.5 घंटे में उन्होंने पूरी स्थिति समझी, वापस आगे बोले ठीक है सब हो गई जांच पड़ताल। क्या ये तो देख लो, जगह तो वही है मणिपुर, प्रधानमंत्री कहां थे? और दूसरी बात, मैं इस बात से हमेशा कहता हूं, कोई ये कैसे तय कर सकता है, अभिषेक वाजपेयी, कोई ये कैसे तय कर सकता है कि कौन नेता क्या बोले? क्या जगदीश अभी नहीं, आपके पास अवसर मिलेगा, मेरे शो का थोड़ा मिजाज अलग, उंगली उठा रहा हूं। हाँ ठीक, अभिषेक वाजपेयी, अखिलेश यादव क्या बोले ये मायावती जी तय नहीं कर सकती, और मायावती जी क्या बोले ये अभिषेक जी, अरे अखिलेश जी तय नहीं कर सकते, ठीक। राहुल गांधी क्या बोले भाजपा तय नहीं कर सकती, और राहुल गांधी की कांग्रेस ये तय नहीं कर सकती कि मोदी जी क्या बोले। नहीं, आज तक ऐसा तो हुआ नहीं कि कोई ये कहे कि आप जो बोले वो झूठ है, हम जो कह रहे हैं वो आप बोलो अपने मुंह से। आप अपनी बात अपने मुंह से ही कहोगे ना, कि दूसरे के मुंह में डाल दोगे? अभिषेक वाजपेयी जी अमिताभ जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन उसके पहले, क्योंकि हमारे बड़े भाई ओपी जी ने कई चीजें बताई, तो मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक बात बोली कि सरकार ने क्या काम किया क्या नहीं किया ये भी जनता को पता है। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात। अभी आज ही के एक रिपोर्ट में आयुष्मान भारत योजना की एक ने जो रिपोर्ट दिया, उसमें योजना के तहत इलाज के दौरान 88,760 रोगियों की मृत्यु हो गई। इन रोगों के संबंध में जो तकरीबन 3,903 मामले में क्लेम भी पास हो गया और बाकायदा भुगतान भी अस्पतालों को कर दिया गया। ये जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने, और जिस आयुष्मान योजना के लिए बहुत बड़ा ढिंडोरा पीटते थे, उसकी सत्यता है। अभी इन्होंने बात कही कि एक कानून व्यवस्था की नैतिक जिम्मेदारी। अरे कौन से कानून व्यवस्था की आप बात करना चाहते हैं, जहां पे पुलिस वाले आज सोना और चांदी लुटेरे बन गए हैं, या फिर उस चीज की बात करना चाहते हो कानून व्यवस्था के ऊपर कि अपना जो सिक्का होता है उसको आपने कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। पिछले सत्र में शिक्षा मंत्री ने अपने भाई का झूठा सर्टिफिकेट बनवाया था नौकरी देने के लिए, उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई की आपने? नहीं की। दूसरी बात आती है, फिर अभी इन्होंने एक बात कही कि नारी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल,
ये बात मैं भी मानता हूं कि नारी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम सब ये चाहते हैं कि अगर नारी पे कोई आपत्तिजनक टिप्पणी भी नहीं होनी चाहिए, अगर उसको कोई दुख है तो हम सब लोग मिल बांट करके उसको बांटना चाहिए। क्या दिल्ली में जब महिला पहलवानों के ऊपर जब अत्याचार हो रहा था तो आपके नेता से जब महिला नेत्रियों से पूछा गया तो वो भागते हुए नजर आए? हम कुछ नहीं चाहते, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जिसे कहते हैं, तो हर एक प्रधानमंत्री यशस्वी है, लेकिन उनसे खास तौर से पूछा जाना चाहिए, बल्कि उनको जवाब देना चाहिए। आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्यों? हम सब लोग फ्लोर टेस्ट इसी वजह से तो करवा रहे थे। ठीक है बात। और एक बात कही अभी आपने, अमिताभ जी एक लास्ट चीज कहूंगा, आपने अभी बात कही कि कोई नेता कैसे तय कर सकता है कि वह क्या बोले। नहीं ये नहीं कहा, गलत सुना तुमने। मैंने कहा कोई एक नेता दूसरी पार्टी का नेता क्या बोले ये तय नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल ठीक बात, ये कहा, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, लेकिन मायावती ये तय नहीं कर सकती अखिलेश जी क्या बोलेंगे ना, ये मैंने कहा। नहीं बिल्कुल ठीक बात है, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन हमें इस बात को भी देखना, जो वो व्यक्ति जो जिम्मेदार है इस देश के लिए, जो जिम्मेदार है, जो देश का मुखिया कहलाता है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हर एक प्रकरण पर आकर के आपको जवाब देना पड़ेगा। आप कोई दिक्कत नहीं, एक प्रकरण पे मत आइए, लेकिन 2-3 प्रकरण पे आपको आकर के जवाबदेही बनती है कि ताकि देश का हर एक नागरिक संतुष्ट हो सके। ठीक है अभिषेक जी, ठीक है। अभिषेक जी की बात सिद्धांतता सही है। ये वैसी ही बात है कि प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, जो कथा के बाद पंडित जी कहलाते हैं। वो बात अभिषेक की ठीक है, मैं उससे सहमत हूँ, सिद्धांतता ठीक। लेकिन किसी मुख्यमंत्री, किसी राज्य प्रधानमंत्री तो छोड़िए, किसी कलेक्टर के लिए भी संभव नहीं हो सकता कि हाँ भाई बोले जी आपके जिले में वो मोटरसाइकिल लड़ गई, आपको बोलना चाहिए आप लोक सेवक हैं। अच्छा जी, बोले भैंस पानी में डूब गई, आपको बोलना चाहिए। इसलिए आप संभव नहीं, जिम्मेदारी है, संविधान उसकी जिम्मेदारी के लिए एक पूरा एक अभिषेक बाबू ना ऐसा नहीं। अरे रुकिए भाई, ना रुक जाइए। मूल प्रश्न वहां पर खड़ा होता है, जिस जगह पे देश का मान सम्मान बढ़ाना। हाँ हम बताए दे रहे बाबू, एक मिनट रुको, हम बताए दे रहे के लिए तो बोलना चाहिए। हाँ हम बताए दे रहे। उत्तर प्रदेश की से आते हैं अभिषेक वाजपेयी, ठीक। उनकी पार्टी की सरकार थी, एक पत्रकार को कमरे में बंद करके मिट्टी का तेल बाहर से डाल के माचिस फेंक दी, वो मर गया, ठीक। मंत्री पर आरोप लगा। एक मंत्री थे वो 376 में बुक हुए, क्या बलात्कार में, ठीक। क्या मुख्यमंत्री से तब भी लोगों ने कहा था कि आपको बोलना चाहिए इस पे? वो बोले नहीं, उसके बाकी जो उपाय कर सकते थे वो किए, लेकिन बोले तो नहीं। मैं कैसी लेके तो नपना एक रखो, 2 नपनों में हमेशा फंसोगे सब लोग। इमरान लतीफ साहब, अब आगे क्या? अविश्वास प्रस्ताव भी हो लिया, विधेयक भी हो लिया दिल्ली वाला, अब देखिए अमिताभ जी, मैंने पहले ही बार में कहा कि सबसे बड़ी अदालत देश की जनता है जी। अब देश की जनता सब कुछ देख रही है, चाहे आप इस विधेयक की बात कर लें जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, वो दिल्ली की जनता का जो फैसला था, उस फैसले पर संविधान पीठ ने, सर्वोच्च न्यायालय की मोहर लगाई थी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उसको पलट दिया। तो अब ये जनता के फैसले को पलटा गया है। 2024 जनता जवाब, ठीक बात, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही, इससे मैं सहमत हूं। ओपी सिंह के पास जाऊं उससे पहले एक विनम्र बात कहूंगा, सब लोग इस बात पर, नारी के अपराध पर सहमत नहीं हो पाओगे, नारी के विरुद्ध अपराध पे हम जानते सबके लिए दिक्कत होगी। सारी मुख्य सरकारें बर्खास्त हो जाएंगी एक दिन में, देश की कोई सरकार बचेगी नहीं, एक दिन में सारी सरकारें बर्खास्त हो जाएंगी अगर ये नपना आज तय हो जाए। खैर, मैं एक बात कहूंगा, जो इमरान भाई ने बात कही ना, ये तय कर लो कि 24 में सबसे बड़ी अदालत में मुकदमा चलेगा। अभिषेक जी इस पर सब सहमत होना चाहिए, जगदीश जी भी, आप भी, सब लोग, और ओपी सिंह भी। अगर 24 का परिणाम ठीक आपकी चार्जशीट के विपरीत आया तो सब लोग फिर तो मानोगे क्या, या फिर कहोगे नहीं 29 में बड़ा फैसला आएगा, इस फैसले कोई मतलब नहीं, 29 के लिए हम कह रहे हैं, ये तो फर्जी है फैसला, क्या
29 में आएगा, ये नहीं कहने दूंगा। 24 में जो फैसला है 24 में मानना होगा। ओपी सिंह जी, मसला वही है। अब कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी अदालत में जाएंगे। 20 घंटे लोकसभा में बहस चली, क्या उसका नतीजा आने का जब समय आया तो कहा जा रहा है इन बातों को कोई मतलब नहीं, इससे कुछ नहीं, अब तो बड़ा मुकदमा है जनता की अदालत में। ओपी सिंह, ये कोनो बड़ी बात तो अमिताभ जी कहा नहीं, कोई आश्चर्यजनक बात कहा। अरे भाई, अदालत में तो जाना ही जाना है, उनको भी जाना, हमको भी जाना है, और जितने राजनीतिक दल उनको भी जाना है। और जब जाएंगे तो कभी कभी जब आदमी की स्थिति गड़बड़ होती है तो उसकी कुंडली निकाली जाती है। भैया देखो क्या था इसके, राहु कहाँ बैठा है, केतु कहाँ बैठा है। तो जब जनता की अदालत में जाएंगे तो कांग्रेस की 58 साल की सरकार, तब तक अखिलेश जी आएंगे, 4 बार की उनकी सरकार, फिर हमारी 2 बार की उत्तर प्रदेश की सरकार, फिर 14 से लेके आगे तक की केंद्र की सरकार। पहले आप ये देखिए अमिताभ जी कि लोकसभा में बड़ी मजेदार 2 बातें आई। एक तो ये आया कि साहब मोदी जी को बुलाया जाए और मोदी जी का मौन व्रत तोड़वाया जाए। और जब उनके आने की बारी हुई तो कांग्रेस के नेता खड़गे ने कहा, अरे मोदी जी आ रहे हैं तो कौन सा परमात्मा आ रहे हैं, आने दो। मोदी जी कोई परमात्मा भगवान तो है नहीं, आने दो। अच्छा, आने दो। अब जब अविश्वास प्रस्ताव की बात आई, बोले कि अरे भाई, अविश्वास प्रस्ताव तो हमको पता था कि हमारा गिर जाएगा। मेरा मेन मकसद था कि मोदी जी इस पर चुप्पी तोड़े और बोल। अच्छा साहब, चुप्पी भी तोड़ दिया। आज ललकार रहे हैं लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर। राज्यसभा में विपक्ष के 6 सांसद भाग गए। कम मिला है? हमको 6 ज्यादा मिला, जिसमें 3 इनके मिले हैं और 3 तटस्थ मिले हैं। और लोकसभा का भी परिणाम मालूम है, 366 हमारे साथ है, 149 इनके साथ। तो अब क्या कह रहे हैं, हम जनता में जाएंगे। जनता में जाएंगे, ये कौन सा मुद्दा लेकर के जाएंगे जनता में? एक मुद्दा ये बनाएंगे, भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत खराब है, इसने ये गड़बड़ किया। हम कहेंगे कि भैया 5 साल में हमने जनता के लिए क्या किया, इस देश के विकास में क्या किया। ये दोनों मुद्दे सामने आएंगे। और उसके साथ आएगा, अभी हमारे अभिषेक वाजपेयी बोल रहे थे 3 चीजों पर। अभिषेक भैया जरा हमारी ओर देख लो, 3 मुद्दे पर बात हो रही है आजकल लोकसभा में, भारत माता, कानून व्यवस्था और महिला। मैं तीनों पर एक शब्द बोलना चाहता हूं। आपके पार्टी के नेता आजम खान ने कहा था कि ये भारत माता डायन है, उन पर मुकदमा चल रहा है। मुलायम सिंह एक शब्द नहीं बोले, नहीं। और कानून व्यवस्था की जहां तक बात है तो देश का पहला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है जिसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में काशी, मथुरा, अयोध्या के सीनियर बम ब्लास्ट आतंकवादियों के छोड़ने की पैरवी किया, जिस पर हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। देश के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने न्यायपालिका के ऊपर से भरोसा हटा करके अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटाने का काम किया। सुनिए, और देश के पहले मुख्यमंत्री की छाया में जो एमपी एमएलए कोर्ट बना था, आपके नेता को, सांसद को बाकायदा सजा सुनाई गई, वहां पे आपने उनको बचाने का काम किया, क्योंकि आपका नपना एक नहीं। उसके बाद आपने काम किया किस सरकार में पाला। रही बात महिलाओं की, गायत्री पेट्रोल करके पैसा अपनी जेब में रखते हैं, आप लोग बोलोगे 5 साल में कौन सा काम करेंगे? तब आपका मुख्यमंत्री उनको हेलीकॉप्टर से शायद आपको याद होता। और तो वही लोग हैं ना, अखिलेश यादव के सामने आपका यही ढोल नगाड़े के साथ ओपनिंग कराई थी, उसका फीता कटवाया था प्रधानमंत्री जी से, स्वयं प्रधानमंत्री को ढक लिया। ठीक है, मैं तो दोनों आवश्यक बात जगदीश शर्मा, प्रधानमंत्री लोकसभा में कह रहे हैं, अभिषेक बाबू अभी रुकिए, कि मौजूदा विपक्ष को एक गुप्त वरदान मिला हुआ है। गुप्त वरदान, वो जिसको कोसेंगे, जिसका बुरा कहेंगे, वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ज्यादा सफल हो जाएगा। अमिताभ जी, मैं उन्होंने 3 उदाहरण भी दिए कि HAL को कोसा,
उसका रिजल्ट देख लीजिए। बैंकों को कोसा, उनका रिजल्ट देख लीजिए। अब बोले मुझे जितनी गालियां दे रहे हैं वो सब टॉनिक में बदल रही हैं। अमिताभ जी, मैं ये तो कहता प्रधानमंत्री जी आखिर कहेंगे क्या लोकसभा में आके? वही अपनी घुमाने फिराने वाली बातें। प्रधानमंत्री जो पता होना चाहिए कि वो 38 दलों को लेकर हवा में उड़ रहे हैं। धीरे धीरे उनकी जमीन साफ हो गई है और रही 6-5 स्टेट और आ रहे हैं, अभी 2-3 महीने में चुनाव आ रहे हैं, यहां भी साफ हो जाएंगे। उनको पता लग जाएगा वो कहां खड़े हैं। उनका कारण है कि प्रधानमंत्री का एक एक वीडियो सोशल मीडिया में चल रहा है, जो उन्होंने कहा, कहते हैं कि ऊपर मुंह करके थूकेंगे तो मुंह पे पड़ेगा। आज वो पड़ रहा है हर चीज, एक एक मुद्दे को उन्होंने कहा। मणिपुर पे, महंगाई पे, मैं का नहीं पता, हर एक मुद्दा सोशल मीडिया में है। ओपी जी जरा सुनने का धैर्य भी रखें। ओपी जी जरा सुने, मुंगेरी लाल के सपने देखने बंद कर दो। आपने देश को लूट लिया है, देश को बर्बाद कर दिया है। अब ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, ये चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी का है, जनता वर्सेस मोदी का है। आपने तो भारतीय जनता पार्टी भी खत्म कर दी है, आपके मंत्री चपरासी बना दिए हैं। अगर फोटो लगेगी पेट्रोल पंप पे तो मोदी की लगेगी, अगर फोटो लगेगी हॉस्पिटल पे तो मोदी की लगेगी, अगर झंडी दिखाएंगे रेल को तो मोदी दिखाएंगे, जब लोग मिल जाएंगे तो मंत्री जाएंगे। शर्म करो, आप कहां देश को ले जा रहे हैं? नैतिकता से सीखो कम से कम। ये तो क्या तो हम इस्तीफा देंगे, पहले क्या देते? एक इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी में एक दिनेश त्रिवेदी हैं जो क्या रेल मंत्री थे, 5 रुपए डीजल पेट्रोल बढ़ाने पर इस्तीफा देकर बैठ गए। अरे उन्हीं से कुछ सीख लो, नैतिकता से सीख लो। प्रधानमंत्री 2 घंटे 3 घंटे बोलेंगे पर मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि कल ग्रह चाणक्य बोल चुका है, इसके बाद तो बोलेंगे नहीं मैंने गाली किया वैसे, मैंने नीच किया वैसे, मैंने ये किया वैसे। इतनी लंबी लिस्ट है प्रियंका गांधी ने कहा हमारे पास, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम मुद्दों की बात करें, मुद्दों पर बात करो तो आपका सुपड़ा साफ होगा। दोनों बातें आ गई। ए.के. मिश्रा जी, ओपी सिंह जी आगे बात। ए.के. मिश्रा जी, मैं बुनियादी सवाल पे आते ही तू तुम्हें में लगी रहेगी। भाजपा ने देश को बर्बाद कर दिया, ठीक। एक लाइन में विपक्ष के सारे भाषणों का सार ये, ठीक। अगर उसको सिंगल लाइन में करें, इंडिया में जितने दल हैं INDIA में, उस सबका जोड़ के, इस बात से अभिषेक जी भी सहमत होंगे, लतीफ भाई भी और जगदीश जी भी, सब लोग, ठीक। अच्छा, जिसने जिसको बर्बाद किया वो उसको समर्थन नहीं देगा, आशीर्वाद नहीं देगा, ये भी तय है। दुनिया में ऐसा कोई मूर्ख नहीं कि उसको कोई बर्बाद कर जाए वो उसको सरकार में बैठाल दे। कुछ महीनों बाद भारत की 150 करोड़ जनता के बीच में सब जा रहे हैं, क्या वह फैसला आ जाएगा? तब मैं उसके आगे की सोच रहा हूं। क्या आपको लगता है भारत के राजनीतिक दलों में इतनी नैतिकता बची है कि फिर वो स्वीकार करेंगे कि नहीं, हमने जो चार्ज लगाए वो गलत थे? क्योंकि जब ये एक से हम ये क्यों कह रहे हैं, उसका कारण है। मेरी बात कोई अतार्किक नहीं हो सकती। उसका कारण ये 14 में भी 19 में भी यही कहा गया, क्या कि देश बर्बाद कर दिया, बेच दिया, जनता सबक सिखाएगी। जनता 303 सीटें दे दी तो फिर कोई कुछ नहीं बोला, थोड़े दिन ठंड रखी, अब कह रहे फिर जनता सबक सिखाएगी। तो मैं कह रहा हूं 24 का परिणाम में 19 जैसी प्रतिक्रिया तो नहीं देंगे हमारे राजनीतिक दल। इसका इन्होंने हल निकाला था, कुछ दिनों तक ये ठीकरा फोड़ा था ईवीएम के ऊपर, फिर और कोई बहाना निकाल लेंगे, लेकिन अब जीत अपनी ये खुद घोषित करेंगे। ये मुगालते में रहते हैं। जब से सदन चल रहा है ना, 2-3 चीजें बड़ी अनोखी हुई है। 8वां अजूबा, आपने इसके पहले कभी शेर को फ्लाइंग किस देते हुए देखा? नहीं देखा। दुनिया ने देखा पहली बार कि शेर कैसे फ्लाइंग किस देता है। कौन आया? शेर आया। मैंने सोचा था कि शेर बोलेगा तो संसद में भूकंप आ जाएगा, वो कुछ नहीं हुआ। हमारे कांग्रेस के मित्र कितने नैरो माइंडेड है। हमने सोचा था कि कल की सुबह एक नई सरकार मिलेगी, राहुल गांधी उसके प्रधानमंत्री बनेंगे, ममता दीदी रेल मंत्री बनेगी, केजरीवाल जी उसके वित्त मंत्री बनेंगे, और मैं भी गुलदस्ता लेके पहुंचूंगा छोटा मोटा। लेकिन अब ये बोल रहे खोदा पहाड़ निकली चुईया कि जी मोदी जी ने बोल दिया, हम इसी से संतुष्ट है। भैया, हमारा उद्देश्य सरकार गिराना नहीं था। हम तो अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाए थे कि मोदी जी बस 2 चीज बोल दे, हमें सरकार नहीं बनाना है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। शाह आलम मुगल बादशाह था, उसकी सत्ता कितनी थी? लाल किले दिल्ली से लेकर पालम तक, जहां तक नजर जाती थी, केवल इतनी दूरी में वो बादशाह था। तो ये सेवा बिल के बाद इनकी हालत ये हो गई है कि दिल्ली से पालम शाह आलम,
और ये बोल रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। अरे आप यहाँ तो परफॉर्म कर नहीं पा रहे हो। ठीक, और जो आपका शेर था, ठीक है। मैं मिश्रा जी अभी के समय कम है। मैं इमरान लतीफ मैं वही सवाल सबसे एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, इसलिए अलग अलग नहीं, कि 24 के जनादेश के बाद आपके पक्ष में आया तो बल्ले बल्ले है ही। ठीक, अगर आपकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं आया, जैसे 19 में नहीं आया, तो ये कहेंगे कि हमारे ये आरोप ठीक नहीं थे कि भाजपा ने देश को बर्बाद कर दिया, या फिर भी कहेंगे वही? इमरान लतीफ, ये सवाल आप ही पूछ लो, 24 के बाद पूछने से तो कोई लाभ नहीं। बिल्कुल अमिताभ जी, थोड़ा समय चाहिए, अभी तक आपने कम समय दिया है हमको। जब फील गुड का एहसास करा रही थी भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद सरकार वापस नहीं आई थी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह बात स्वीकार करी थी कि उन्होंने काम अच्छा नहीं किया था? क्या जब 10 साल तक यूपीए की सरकार रही, 2 बार सरकार रिपीट हुई, जिसको आप मनमोहन सिंह बोलते थे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रों ने स्वीकार किया था कि मनमोहन सिंह जी देश के अच्छे प्रधानमंत्री थे? क्या दिल्ली के अंदर जब 2 बार आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, जिसके खिलाफ एक नफरत पाले बैठे हैं मिश्रा जी, तो क्या मिश्रा जी ने स्वीकार किया था कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया? ठीक है, क्या मैं समझ का सबसे जवाब लेना, इसी आपका कहना यह है कि चूंकि किसी ने नहीं किया इसलिए करेंगे हम भी नहीं। ठीक, अच्छी बात है। जी कह रहे वो भी कीजिए, आप अपनी बात हमारी जुबान के अंदर मत डालिए। दूसरी बात, 2014 के अंदर जब 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, सबने स्वीकार किया, जनता का फैसला था। 2019 के अंदर चुनाव हुआ, जनता ने फिर से चुनाव जिताया। ठीक, ठीक है, ठीक है। मैंने इमरान लतीफ अभी रुकना, अभी इनकी आवाज रुक दीजिए। अभिषेक वाजपेयी बात सुन सकती जाएंगे आपको। अभिषेक वाजपेयी, मैंने इन्हें पूछा कि सब स्वीकार किया, क्योंकि भारत में जनादेश स्वीकार करना वैकल्पिक विषय नहीं है कि मानोगे कि नहीं मानोगे। बोले मेरी मंत्री नहीं मानेंगे, ऐसा तो कभी भारत में हुआ ही नहीं, इसलिए वो तो सब स्वीकार करते हैं। हमने कहा कि फलाना चोर है, ठीक, फलाने को अदालत ने बरी कर दिया, तब तो मुझे कहना चाहिए कि मेरी बात गलत थी? नहीं, इतनी सी बात थी। मैं ये कहूं मैंने अदालत का फैसला माना, अदालत का फैसला चाहे जनता की अदालत हो और चाहे कोर्ट हो, फैसला ना मानने का कोई विकल्प है क्या? नहीं ना वाजपेयी जी? दिखाया तो सरकार ने। अमिताभ जी एक मिनट रुको भाई। आप कह रहे हैं जी, एक तरफ आप जनादेश की बात कर रहे हैं और इसमें कह रहे हैं कि हम सब लोग हैं जो जनादेश को मानना चाहिए और मानना भी पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात है, चाहिए नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इससे सहमत होती है? उदाहरण के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, कई जगह पे भारतीय जनता पार्टी ने कैसे सरकार बनाई, या किसी से छुपा हो नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेचर ऐसा है, जनादेश को वो मानती नहीं है, वो हमेशा सत्ता में बने रहना चाहती है। अभी बात हमारे मिश्रा जी ने बोली एक बात कि सरकार बनाएंगे। अरे साहब, बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन अपने समय पे, तय समय के बाद जनता का जो जनादेश आएगा हम सब उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन आप मिश्रा जी इस बात को भी समझिए कि भारतीय जनता पार्टी सुन लीजिए पहले आप मिश्रा जी, नहीं उनकी आवाज आ जाए, अभिषेक वाजपेयी की बात आ जाएगी, सुनी तो सुनना सीखिए जी। दूसरी बात देखिए, सबसे बड़ी चीज कि सरकार की जब बात आती है, अपने समय पे, तय समय पे सरकार बनेगी। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो गिरता हुआ ग्राफ है, पहले कितनी जगह सरकार हुआ करती थी, आज कितनी जगह पे सरकार है, तो ये ग्राफ बताता है कि आपने काम नहीं किया है, इसी वजह से आपका ग्राफ गिर रहा है, इसी वजह से कई जगह आपकी सरकार आज के समय में नहीं है। जगदीश शर्मा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं लोकसभा में कि ये तय जान लो 2028 में भी आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे हमारी सरकार के खिलाफ। बड़ा प्यार से और बड़ा मीठा जवाब दूंगा, सिर्फ 2 मिनट दे देना जी। देखिए, अभी मिश्रा जी ने ईवीएम की बात करी, इस ईवीएम का 2 आदमी जोरदार विरोध करते रहे हैं, एक तो जगदीश शर्मा, एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हम जीत रहे हैं, हम फिर भी कहते ईवीएम को हटा दो। जब सोनिया गांधी की सरकार थी, हमारे मनमोहन सिंह जी की, 5 रुपए डीजल पेट्रोल बढ़ता था, हमें चिंता होती थी कि जनता नाराज हो जाएगी। यहाँ बेटियां नंगी नचाई जा रही है, दौड़ाई जा रही हैं, तो भी कह रहे 400 पारी की हिम्मत तो देखो।
आप इस ईवीएम को हटा दो, उनका प्रधानमंत्री की बनारस से जमानत जब्त हो जाएगी, नहीं तो कोई फैसला नहीं है। जो बार बार छाती ठोक रहे ना 400 बार 600 बार, इन पर कोई विश्वास वाली बात नहीं। जनता का बुरा हाल है। अरे 400 बार की बात करें, ठीक, जनता का बुरा हाल, ठीक भाई, इसी नोट पर रुकेंगे। ईवीएम का भी एक दृष्टांत में अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश से दूंगा। अभी हाल में एक चुनाव हुआ, 4.5 करोड़ वोट था वहां, कितना, जितना भारत के कई राज्यों के विधानसभा में वोटर नहीं है। उसका मैं बताऊंगा, वहां इस तर्क का भी पोस्टमार्टम हो गया ईवीएम वाले का, बताऊंगा कैसे पोस्टमार्टम हुआ। ओपी सिंह, 24 के जनादेश को अगर मैं विपक्ष से कहता हूं कि भाई भाजपा ने देश में सब कुछ गड़बड़ कर दिया, तो भाजपा को पराजित होना चाहिए 24 में, उसका स्वाभाविक परिणाम ये होना चाहिए। वैसे मैं कहता हूं कि अगर भाजपा पराजित नहीं हुई तो विपक्ष ये कहे कि उसके आरोप झूठे थे। वैसे ही मैं कहूंगा कि अगर आप नहीं आए 24 में, तो आप में भी नैतिकता होनी चाहिए स्वीकार करने के लिए कि हां, जो विपक्ष आरोप लगा रहा था वो आरोप सत्य थे। नहीं ओपी सिंह जी, इसमें कोई डिबेट करने की जरूरत नहीं, स्वीकार करने का। और जिन जिन प्रदेशों में हमने हारी, जहां हमारी हार हुई है, हमारे नेताओं ने कहीं किसी पर दोषारोपण नहीं किया। हमने मान लिया है कि कर्नाटक में हम हार गए, हमने मान लिया छत्तीसगढ़ में हम हार गए, राजस्थान में हार गए। हमने कोई ईवीएम पर दोष नहीं, हमने कभी किसी पर दोष नहीं दिया। लेकिन एक सवाल हमारे दिमाग में कौंधता कि 2024 में क्या होना। ताज जी, आपको भी पता, हमको भी पता, डिबेट पर जो बैठे उनको भी पता है। एनडीए की सरकार बनी तो क्या कहेंगे आप, डिबेट चलाएंगे, एनडीए की तिवारा सरकार बन गई। और अगर ये विपक्षी हार गए तो क्या आप चैनल पर बोलेंगे इंडिया हार गई, इंडिया हार गई। INDIA का फुल फॉर्म नहीं बोलेंगे, सीधे बोलेंगे कि इंडिया हार गई। और उस चीज को जनता बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जनता तो इस बात को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि टुकड़े टुकड़े गैंग वालों ने एक नारा लगाया है, आवाज दो, हम सब एक हैं, काम मोदी हटाना। कैसे हटाओगे नहीं पता। तो भैया 2024 में आप आओगे, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, आ गई सबकी बात आई भाई, ठीक जी, ठीक है, सबकी बात आई, एक एक विषय, ठीक है। अभिषेक बाबू आपकी बात भी आ गई, ओपी सिंह जी आपकी बात भी आ गई, लगभग 40 प्लस आपके 50। ये तरीका जनता को कतई पसंद नहीं आ सकता, क्योंकि हम तो जनता से हैं, हम तो चुनाव लड़ नहीं रहे। कि बंगाल में ममता जी जीते तो जनादेश पवित्र, दिल्ली में अरविंद जी जीते तो जनादेश पवित्र, ठीक। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जीते, बोले ये सब फर्जीवाड़ा है। क्या? अच्छा जी। बीजू जनता दल के नवीन पटनायक जीते, ठीक। आंध्रा में जगन रेड्डी जीते, ठीक। तमिलनाडु में स्टालिन जीते, बोले परम पवित्र चुनाव हुआ, परम पवित्र, इससे पवित्र नहीं हो सकता। नहीं, अभी अब नहीं आएंगे, अब बात खत्म हो गई। लेकिन अगर इसके उल्टा हो जाए तो बोलेंगे हिमाचल में कांग्रेस जीते, बोले बल्ले बल्ले, बड़ी प्यारी, अब आगे बात, तो बल्ले बल्ले। हार जाए जहां, बोले बताइए, ये तो ये तार गलत है। अब मैं इसका एक व्यवहारिक सच सामने रख दूं, उसके बाद ये बहस बंद हो जानी चाहिए, लेकिन होगी नहीं, क्योंकि राजनीति बड़ी थेतर होती है। ये थेतर शब्द बिहार का है, जो बिहार से जुड़े लोग हैं वो जानते हैं थेतर का मतलब। नीतीश बाबू ने एक बार मुझसे कहा था ये थेतरोलॉजी है, पूरा शास्त्र है थेतरई का। उत्तर प्रदेश में अभिषेक परिचित होंगे, ओपी सिंह जी भी। उत्तर प्रदेश में नगर इसका स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ, 4.5 करोड़ वोटर, यानी छत्तीसगढ़ से ज़्यादा वोटर, राजस्थान से ज़्यादा वोटर, मध्य प्रदेश से ज़्यादा वोटर। विधानसभा में उतने वोटर नहीं जितने हमारे यहाँ स्थानीय निकाय में वोट डाल गए, ठीक। जिनसे लोग मुख्यमंत्री चुन लेते हैं, विधानसभा उतने में तो हमारे ये चुंगी चुनी। खैर छोड़ो, वो बात हटा दें। उसमें एक सबसे अच्छा मुझे मनपसंद काम क्या लगा मालूम अभिषेक भाई? मुझे लगा कि उसमें दोनों लोगों के लिए दोनों लोगों को तर्क विहीन कर दिया उस चुनाव ने।
क्या ईवीएम से भी हुए चुनाव और एक बड़ा हिस्सा बैलेट से हुआ। क्या जिन लोगों ने कहा कि ईवीएम के कारण भाजपा जीतती है, मैंने उनसे परिणाम के बाद पूछा कि जहां बैलेट से वोट पड़ा वहां तुमने झंडा गाड़े? बोले नहीं। मैंने फिर जाके सो जाओ, तुम नहीं गाड़ पाओगे झंडा। गाड़ने होते तो गाड़ नहीं देते। ममता बनर्जी पॉपुलर हैं अपने राज्य में तो दोबारा जीत के आई ना, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? ये नहीं चल सकता ना कि योगी आदित्यनाथ दोबारा जीते। बोले गुमराह किया है। अच्छा जी, फिर दूसरा आरोप उछाला, बोले हमको पता लगा हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20,000 यादव और 20,000 मुसलमान का वोट काट दिया। बोले सबूत लाओ। बोले सबूत हम नहीं देते, मेरे पास इतना टाइम नहीं है सबूत देने का। क्या? अरे इतनी बड़ी बात बोल दी, प्रमाण नहीं दोगे? बोले जो प्रमाण मांगेगा ईंट से ईंट बजा देंगे उसकी। अरे भाई ये कोई बात है? आप सबूत दो ना। और ऐसा कौन सा जगदीश जी अभी डिस्टर्ब मत करिए, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ये तय कर दे कि 20,000 यादव इधर से कट कर दो, 20,000 मुसलमान? फिर मैंने एक सवाल पूछा कि भाई पर 111 कैसे आई? क्या 40,000 वोट कटने के बाद आप कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जो आप 40,000 से ऊपर से जीते हैं? मुट्ठी भर। क्या? और 40,000 वोट आपका कट गया फिर भी जीत गए। ये सब चीजें चलती नहीं। मैंने कभी नहीं कहा कि दिल्ली में कोई घपला घोटाला हुआ, नहीं। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना, इसमें दंडफंद क्या हो जाएगा? वहां बैलेट से चुनाव हुआ था। दिल्ली में लोकसभा की सारी सीटें भाजपा जीती तो जीती। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए तो हार गए ना, उसमें स्यापा किस बात का है? इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। बोले राहुल गांधी के लिए मत बोलना। क्यों भाई? वो चुनाव उनको ये बोल देंगे जीत गए अमेठी से, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। हारे को हारे बोलेंगे, जीते को जीते ही बोलेंगे। जिसकी सरकार बनेगी उसे विजयी घोषित करेंगे, जो पराजित हो जाएगा उसको ये लिखा जाएगा पराजित हो जाए। नहीं ना, सारी लड़ाई यहां पर आके टिकती है। मेरी उत्सुकता केवल एक है, आपका साहस कसौटी पर है। लोकतंत्र में साहस भी रखना चाहिए। आप अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, ये संविधान ने एक व्यवस्था है, एक औजार दिया है कार्यपालिका विधायिका को, अब उस पर वोट होना चाहिए। अन्यथा सामान्य चर्चा तो अब अविश्वास और विश्वास प्रस्ताव के जरिए नहीं होती। लोकसभा में सामान्य चर्चा तो रोज ही होती है किसी न किसी विषय पर। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, कॉलिंग अटेंशन मोशन है, बहुत सारे नियमों की विधाएं हैं। लेकिन जब आपने ब्रह्मास्त्र चलाया है, यह ब्रह्मास्त्र है संसदीय लोकतंत्र का, अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव, जब ब्रह्मास्त्र चलाया है तो धैर्य से सब लोग बैठो और प्रधानमंत्री के भाषण खत्म होने के बाद उसमें वोट कराइए, ताकि ननकू और रज्जाक भी तो जाने कौन किधर खड़ा है। नहीं, ये शामिल बाजा ठीक नहीं रहेगा। हो चलो जी बाहर, ये नहीं, बाहर आके एएनआई पे बोलेंगे, नहीं, वहीं वोट होना चाहिए अंदर। नियम भी यही है, परंपरा भी यही, नहीं होना चाहिए। आपका नैतिक साहस वहां से दिखेगा। आगे राज्यसभा में हुआ ना वोट, जितने मत आपको मिलने चाहिए थे 107 जोड़े थे आपने, वो भी नहीं मिले, 102 मिले, 5 उसमें से भी कम हो गए। मैं उन नामों को नहीं दोहराऊंगा, वो कौन लोग थे जो वोट देने नहीं आए। जयंत चौधरी भी थे, कपिल सिब्बल भी थे। क्या सिब्बल साहब भी पुराने आदमी, वो जानते हैं ऊंट किस करवट बैठेगा, वो ऐसे लफड़ों में नहीं पड़ते। क्या और छोटे चौधरी तो खेल ही रहे हैं सब तरफ। अभिषेक वाजपेयी की पार्टी को उन पर निगाह रखनी चाहिए, रख ही रहे होंगे। क्या और एक बात कह दूं अभिषेक बाबू, मैं संकेतों को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करता हूं, ईश्वर की कृपा रहती है कि पढ़ भी लेता हूं। विधानसभा का सत्र चल रहा है ना यूपी में, मैंडेटरी होता है, सरकार रहती है वहां, मुख्यमंत्री भी रहते हैं, अखिलेश जी भी हैं, दोनों में खूब नोकझोंक भी हो रही है अच्छी, ठीक। तब खेती किसानी पर गहन चर्चा करने के लिए गांव किसान पर
गंभीर चर्चा करने के लिए आरएलडी के सारे विधायक योगी आदित्यनाथ के वहां चले गए घर। क्या बोले, क्यों गए थे? बोले किसानी पर गंभीर चर्चा करनी थी। हाँ, उसमें नहीं हो सकती थी चर्चा। और फिर कहते हो अग्निहोत्री जी ऐसा ही बात उठा देते हैं, बताइए। नहीं, इस बात का उत्तर तो देना पड़ेगा ना। अब पूछ लो तो बुरा मान जाओगे, कहोगे ऐसी बात क्यों पूछ ली। अरे बच्चे हो क्या कीजिए कि आपको नहीं पता इसका मैसेज जाएगा, और उसकी फोटो जारी हुई है। इसलिए मैं कहता हूं लोकतंत्र में इशारों का खेल होता है, लेकिन इशारे भी ठीक हो। एक दूसरा इशारा हुआ तो बवाल हो गया, देखा तो वह ये इशारे हैं। अब वो तीर की तरह पीछे पीछे घूम रहा है वो मामला। मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन है अभद्र। अगर सच है तो अभद्र है, झूठ है तो फिर ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ये फ्लाइंग ये कौन जाने भारत में। यहां वैसे ही इतनी समस्याएं गरीब आदमी के जीवन में। उड़ता पंजाब सुना था, उड़ता चुम्बन बना दिए। ये क्या है भाई? ये सब उम्मन चुम्बन अलग रखो, राजनीति में इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लोकसभा राज्यसभा हमारे पैसे से चलती भैया, हमारा पैसा लगता है, नेताजी का थोड़ी लग रहा है। हमारे टैक्स का पैसा जा रहा है मेरे भाई। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं टैक्स सब लोग नहीं देते, कुछ लोग ये भी कहते हैं, ओपी सिंह जी राजनेता, मैं नाम लूंगा तो जो ज्यादा विद्वान है पढ़े लिखे वही लोग ज्यादा ऐसी भाषा बोलते हैं कि सब लोग तो टैक्स नहीं देते। अभिषेक, ये नई बात कह रहा हूं। भारत में इतनी आबादी है और 6 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं, वो झूठ बोलते हैं, पता है? ये किसी ने नहीं कहा होगा आपसे, पता है? भारत में 150 करोड़ आदमी टैक्स दे रहा है। मालूम कैसे? साबुन की बट्टी भी खरीद रहा है तो टैक्स दे रहा है ना? सरसों का तेल खरीद रहा है, टैक्स दे रहा है? ये झूठ प्रचार करते हैं बड़े लोग, टाई बांधने वाले, कि व्हाट द हेल, 150 करोड़ की आबादी, 6 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं। ना जी ना, चाय की पत्ती भी लाता है आदमी तो टैक्स देता है, दूध लाता है तो टैक्स देता है, दही लाता है तो टैक्स देता है। इसलिए ये हमारे टैक्स का पैसा है, ननकू के रज्जाक के। क्या इसमें ये उम्मन चुम्बन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, जब भी विश्वास और अविश्वास का प्रस्ताव हो, विश्वास पर तो हमेशा वोट होता ही होता है। उसमें तो सरकार ही विश्वास मांगती है, तो वोट के बिना कैसे चलेगा? उसमें वोट होना चाहिए। 20 घंटे लगे हैं देश के, उसमें मतदान हो ताकि देश जाने कि कौन सी राजनीतिक पार्टी किस पक्ष में खड़ी है। नहीं, आपने कहा था प्रधानमंत्री से मणिपुर का मां बुलवाना है, बोल देंगे मां, उसके बाद वोट करा लेंगे? नहीं बोलेंगे, वोट करा लेंगे जगदीश जी, ठीक है ना? मैं अब आपसे क्या बहस करना। आप तो वोट नहीं कर पाएंगे ना, वोट तो राहुल गांधी को तय करना होगा, ठीक है, लेकिन नहीं जा पाएंगे। यही कमजोरी है, पता है, यही कमजोरी। प्रधानमंत्री की चुप्पी तोड़ना भी बहुत जरूरी था। ठीक, आगे आपके चैनल पे आप सवाल करो, जवाब भी तो ठीक, आप सवाल भी खुद करें, जवाब भी खुद ले, ऐसे थोड़ी चलेगा। रुक जाइए भाई, अगर वोट नहीं होता तो ये तर्क नहीं चलेगा कि हमको पता था, हमारे पास नंबर नहीं है। भाई साहब, जब आपको सब पता था तो इम्तिहान में बैठे काहे को? जगहसाई कराने के लिए। इतना भाषण तो बाहर भी दे सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। अभी घंटे भर में पता लग जाएगा कि विपक्ष के अंदर साहस है या नहीं। साहस है तो आइए मोदी सरकार के खिलाफ वोट कराइए ना लोकसभा में। देश का सदन लोकसभा है, राज्यसभा राज्यों का सदन है, देश का सदन लोकसभा है, जहां ननकू का प्रतिनिधि है, रज्जाक का प्रतिनिधि है। वह वोट हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। धन्यवाद। 2024 में